नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के इस सेशन में हम लेक्चर 14 को देखने वाले हैं। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जाके देख लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर भी कल के लेक्चर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अच्छे से आप उस लेक्चर को समझेंगे, देखेंगे, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं आज के आपके लेक्चर में क्या नया टॉपिक होने वाला है। चलिए अपनी स्क्रीन पर देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला को यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट लेक्चर जो लेक्चर हमारा 13 था उसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो मध्यकालीन स्थापत्य कला है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुगल कालीन स्थापत्य कला में क्या विशेषताएं थी, कैसे ये पहली वाली स्थापत्य कला से भिन्न था। समझिएगा जरा। आप देखेंगे यहाँ पर मुगल कालीन स्थापत्य कला की जब भी बात आएगी तो देखेंगे जो इंडो मुस्लिम या इंडो इस्लामिक स्थापत्य की जब मैं बात बोलूँ तो उसमें मुगलों के आगमन के बाद यहाँ पर काफ़ी सुधार देखा गया था स्थापत्य कला में दिल्ली सल्तनत के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पर देखेंगे इनके जो भवन बनाए गए, उनका जो निर्माण किया गया, उसमें धन और संसाधनों की व्यापक उपलब्धता के कारण ये संभव हो सका है। वो जब आप इनके भवनों को देखेंगे, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, जब ये मुगल कालीन जो स्थापत्य कला में आप देखेंगे तब समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा बोला गया है। इसमें श्रेष्ठतर श्रेणी की जो सामग्री होती है उसको यहाँ पर प्रयोग किया गया। जबकि दिल्ली सल्तनत काल की अगर मैं बात करूँ, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की, तो बहुत बार आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ के जो मलबे होते थे ना, तोड़ने के बाद जो मलबा बचता था, उसी के ही सहयोग से भी वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करा दिया जाता था। जबकि यहाँ पर उच्च श्रेणी की सामग्री मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। सल्तनत कालीन वास्तुकला में आप देखेंगे विविधता का गुण जो है वो अभाव उसका देखा जाता है। वहाँ पर जो विविधता की बात करें, जैसे अनेक धर्मों को लेकर यहाँ पर चीज़ें बनवाई गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पर की जो अलग अलग, जैसे आप देखेंगे पारसी, अरबी, या फिर देखेंगे तुर्की स्थापत्य कला, तुर्की की जो कला का थोड़ा सा जो अंश देखेंगे, वो सब उनमें वहाँ पर थोड़ा सा जो गुण है वो अभाव पाया गया है। जबकि मुगल कालीन जब वास्तुकला की बात आती है तो यहाँ पर आप काफ़ी डाइवर्सिटी, यहाँ पर विविधता का पर्याप्त जो उदाहरण है वो नमूने आपको देखने को मिलेंगे। निर्माण सामग्री के रूप में ये विशेषता पत्थर के अतिरिक्त प्लास्टर और गचकारी यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। गचकारी की बात की जा रही है तो समझिएगा जरा। यहाँ पर इसको गचकारी में देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर जैसे रत्न जड़े कुछ चित्रकारी कर दी गई, यहाँ पर जैसे रत्नों को जड़ दिया गया, नक्काशी को इस प्रकार से बनाया गया, तो उन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया पत्थर के अतिरिक्त यहाँ पर। आइए देखिए कैसे ये भिन्न है। सल्तनत काल के दौरान आपने देखा था कि भवनों की सजावट पर जितना ध्यान, उनके अलंकरण पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। जबकि हम मुगल काल इनके जो निर्माण कार्य को देखेंगे ना, तो वहाँ पर अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। ऐसा क्यों है? उनकी आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। देखिए अब गचकारी पद्धति की वहाँ पर बात कर रहा है, गचकारी वहाँ पर उसकी निर्माण की बात कर रहा है, तो सोचिए गचकारी में क्या, जैसे रत्नों को जड़ना, नक्काशियों को इस तरह से खूबसूरती से बनाना, तो ये कब संभव होगा? जब आर्थिक रूप से थोड़े से आप समृद्ध होंगे, मतलब कंपैरेटिवली जब आप बाकी के कार्यों के साथ साथ यहाँ की कला और यहाँ की मूर्ति कला को भी ध्यान दे पाएंगे, तभी जब आपके पास आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। तो यहाँ कह रहे हैं इसके अलंकरण पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के तुलनात्मक रूप से। मुगलों ने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के व्यापक प्रयोग किए हैं। आप जैसे ताजमहल का अगर उदाहरण ले लें, एक छोटा सा उदाहरण ताजमहल का ले लें, तो संगमरमर का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है आप ये देखेंगे आगे। इसके साथ साथ पत्थर पर जवाहरात से जड़ावत का भी कार्य किया, यही मैंने बताया है, जवाहरात वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल किया। इससे इनकी आर्थिक सामाजिक समृद्धि को दर्शाता है कि ये लोग कितने समृद्ध थे अपने काल में, जिस वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने मूर्ति कला में, अपने स्थापत्य कला में इसका किया है। समझ आ गया है यहाँ तक? चलिए देखिए आगे क्या है इसमें। जैसे इस प्रकार भवन निर्माण में आप देखेंगे कि पित्रादुरा की तकनीक के नाम से इसमें जाना जाता है। जो पच्चीकारी शैली है, यानी कि इसमें फूल पत्तियों को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से अलंकरण ज्यामिति तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर क्या लिखा है, पिन्नादुरा तकनीक के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ऐसे अलंकरणों को, जिसमें जवाहरात को इस तरह से जड़ा जाता है। भवन निर्माण की जो शैली दिल्ली सल्तनत के दौरान विकसित हुई थी, उससे यहाँ पर भिन्नता है। कैसे देखिएगा, यहाँ पर क्या भिन्नता है कि तार्किक परिणति मुगल वास्तुकला में आपको देखने को मिलेगी। समझिएगा कैसे, जैसे संतुलन, सामंजस्य,
आयोजन और एकीकरण की प्रवृत्ति से आपको यहाँ पर स्थापत्य कला ने भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को पल्लवित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यहाँ पर समझ रहे हैं आप इसका मतलब, यहाँ पर देखेंगे कई सारी संस्कृतियों का मिलान हुआ है, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो भारतीय हो, तो यहाँ पर सभी संस्कृतियों को मिलाकर ही एक नई संस्कृति को आप देखेंगे उनकी स्थापत्य कला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बैलेंसिंग भी चीजें दिखेंगी। इसके साथ आप देखेंगे सामंजस्य आयोजना को कैसे उन्होंने अपनी यहाँ की जो स्थापत्य कला है उसमें दर्शाने की कोशिश की है बाकी सभी धर्मों के साथ, सभी धर्मों की संस्कृतियों के साथ। समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है, पहले कौन आया, बाबर आए। बाबर और हुमायूं कालीन स्थापत्य कला, इनके दौरान में कौन कौन से यहाँ पर जो है स्थापत्य कला का निर्माण हुआ वो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, बाबर ने आगरा के उद्यान का निर्माण कराया जो पूरी तरह से ज्यामितीय आधार पर था। ये आप शब्द यहाँ पर ज़्यादातर मुगल का स्थापत्य कला में, मुगल कालीन स्थापत्य कला में देखने को मिलेंगे। तो 2-3 शब्द है जिनका बार बार इस्तेमाल किया जाएगा और आप भी कर सकते हैं। और देखेंगे बाबर ने पानीपत की मस्जिद का भी निर्माण कराया था। बात करें अगर हुमायूं की, तो हुमायूं ने अपने शासनकाल में दिल्ली में दीन पनाह नामक नगर का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा जाता है, अब पुराना किला के नाम से जाना जाता है। तो पुराने किले का अगर दूसरा नाम की बात की जाए हुमायूं के समय में, तो क्या कहा जाता था, इसे दीन पनाह नामक नगर का निर्माण का नाम दिया गया था, जिसे अब हम पुराना किला के नाम से जानते हैं। चलिए अकबर कालीन की बात की जाए, अकबर कालीन स्थापत्य की बात की जाए, तो जब भी मुगल कालीन स्थापत्य की बात हो और अकबर को हम छोड़ दें ये संभव नहीं है, क्योंकि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जब स्थापत्य कला की बात आए और मुगल कालीन की जब बात आए तो इसे मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाना कोई बुरी बात नहीं होगी। आप देखेंगे कि किस तरह से अकबर ने अपने समय के शासनकाल में किस किस तरह चीज़ों का निर्माण कराया, कैसे सभी धर्मों का जो है सम्मान किया, चाहे वो उन्होंने अपनी मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, उन सब में आपको उनके व्यक्तित्व को उजागर करती हुए व्यक्तित्व की झलक उसमें देखने को मिलती है। उनके सर्वधर्म समभाव और सभी के प्रति सामंजस्य की भावना उनके स्थापत्य कला में आप भरपूर देख सकते हैं। आइए देखिए, मुगल कालीन स्थापत्य कला की वास्तविक शुरुआत की बात अगर मैं करती हूँ तो वो कह सकती हूँ कि अकबर के शासनकाल से हुई थी। आप देखेंगे अभी इस दौरान भवन निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और इमारतों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सफेद संगमरमर का भी काफी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, सफेद संगमरमर का आप देखेंगे इस पूरे शासनकाल में आप देखेंगे काफी ज्यादा इनको निर्माण में प्रयोग किया गया है। ये पिक्चर आपके सामने है। अकबर ने ग्रहणशीलता और सामंजस्यपूर्ण स्वभाव के कारण, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसके कारण स्थापत्य कला में आप देखेंगे स्थापत्य कला की फारसी शैली का हिंदू और बौद्ध परंपराओं से सम्मिश्रण हुआ है इनका। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए, ये ऐसे शब्द अगर आप लिखेंगे तो इसमें काफी सटीकता है और स्पष्टता भी है। समझिए अकबर की ग्रहणशीलता, यहाँ देखेंगे उन्होंने सभी धर्मों की जो है वो एक साथ बात की है, सभी धर्मों को सम्मान देने की बात की है। सामंजस्यपूर्ण, सभी के साथ सामंजस्यपूर्ण के व्यवहार की इनकी जो प्रकृति थी वो इनके ना केवल व्यवहार में दिखाई देती थी, बल्कि मैंने जैसा कि बोला इनके स्थापत्य चीजों में, स्थापत्य कला में भी आपको ये देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि फारसी शैली को भी इन्होंने अपनाया, हिंदू शैली को भी अपनाया और बौद्ध परंपराओं का सम्मिश्रण करते हुए इन्होंने अपने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना शुरू किया। देखिए इसी कारण से, इनकी ग्रहणशीलता के कारण से ही अकबर का नाम आज जो है वो इतिहास में दर्ज है। और उनका नाम अगर मुगल कालीन की बात की जाए तो इनका नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। ये सब हम जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझिएगा जरा कि भवन निर्माण में आप देखेंगे सैद्धांतिक रूप से शहतीर को आधार बनाया, लेकिन छतरियों के अलंकरण और सौंदर्य हेतु ट्यूडर मेहराबों की भी इन्होंने प्रयोग किया था। अब देखेंगे शहतीर को आधार बनाया, इसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे स्तंभों के साथ इन्होंने कुछ इस तरह के भी जो है पिलर्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाया, जो कि एक हिंदू शैली की पद्धति को आप यहाँ पर झलक देख सकते हैं। आइए अकबर के शासनकाल में निर्मित इमारतों में यदि बात की जाए तो जैसे हुमायूं का मकबरा इंपॉर्टेंट है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये कुछ उदाहरण है जो अकबर के शासनकाल में निर्मित कराए गए थे। देखिए हुमायूं का मकबरा अभी देखा अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा है हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल में निर्मित हुआ। ये मकबरा आप देखेंगे हुमायूं की पत्नी बेगम की देखरेख में पूर्ण हुआ था। कौन सा? ये हुमायूं का मकबरा। ठीक है, समझ आ रहा है। इस मकबरे के चारों ओर मानव द्वारा ज्यामितीय चतुर्भुज आकार में उद्यान यहाँ पर बनाए गए हैं। ये आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर तो कुछ इस तरह से इसको बनाया गया था। आप देखेंगे इस मकबरे में खाका, इसका जो पूरा जो खाका तैयार
तैयार किया था वो किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? ये पीजी के एस्पेक्ट से आप अगर पीसीएस की भी मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि फारसी वास्तुकार आप देखेंगे कि मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। किसके द्वारा? मलिक मिर्जा गयास बेग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ऐसा कहा जाता है हुमायूं के मकबरे में आपको भारतीय शैली के जो तत्व है स्थापत्य कला के वो काफ़ी भरपूर मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनकी बालकनी का जो एक पार्ट है आप देखेंगे यहाँ पर, वो भी भारतीय शैली में, हिंदू शैली में आप देखेंगे उसका काफ़ी एक बड़ा रोल है। इसके यहाँ पर ऐसा इसको गुलदस्ता के रूप में माना जाता है, तो भी भारतीय संस्कृति में आप इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर कलश की बात की जाए तो वो भी उसका एक साक्ष्य माना जाता है। बहुत सी चीज़ें जो इंडो इस्लामिक जो है स्थापत्य कला को लेके बनाई गई हैं। आइए देखिए, इसमें इसकी रचना अष्टभुजीय रूप में की गई है और देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इस डिजाइन की प्रेरणा फारसी वास्तुकला के साथ साथ हिंदू वास्तुकला के पंचरथ रचना के साथ भी इसको ली गई है। किसको? हिंदू वास्तुकला के पंचरथ रचना को भी यहाँ पर कुछ साक्ष्य लिए गए हैं। इस मकबरे का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो निर्माण है वो ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर का यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी ऐसा बनाने की? सासाराम में बने शेर शाह के मकबरे से ली गई है। आप देखेंगे जो बिहार में ये सासाराम का मकबरा जो बनाया गया है वो शेर शाह का मकबरा है, ये सासाराम, उससे ये प्रेरणा ली गई है और इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया? हुमायूं के मकबरे को। देखिए इस मकबरे में तराशे गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इसको किया गया है। यही शब्द आप देखेंगे कई बार आएगा क्योंकि इसी से इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। सफ़ेद संगमरमर से इससे नक्काशी की गई है इस पर। और देखेंगे इसमें प्राचीन छज्जे और छतरियां शुद्धता भारतीय शैली से प्रेरित है। यहाँ पर कुछ छज्जे और छतरियां इस तरह से बनाई गई हैं जो भारतीय शैली के प्रमुख जो है वो नमूने आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चलता है किस तरह से इन्होंने जो है सर्वधर्म समभाव को लेकर, और हम कह सकते हैं कि सभी को ध्यान में रखकर, सारी शैलियों की परंपरा को ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों का निर्माण कराना शुरू किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर कालीन स्थापत्य कला की जब बात आए तो हमें दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि ये काफ़ी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। जहांगीर के शासनकाल में देखेंगे चित्रकारी को पर्याप्त संरक्षण दिया जाने लगा था यहाँ पर। और देखेंगे जहांगीर प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। उसने क्या किया था कि कई बाग भी यहाँ पर अपने जो जितने भी इन्होंने बनवाया उसके आसपास बाग बहुत बनवाए क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे। और इसी कारण जिसमें से एक उदाहरण के तौर पर कश्मीर का शालीमार बाग इसमें से प्रमुख हुआ करता है। कौन सा? कश्मीर का शालीमार बाग। देखिए पीटी में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके द्वारा कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया गया। तो उदाहरणों को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं उन सामग्रियों को ध्यान देना है, किसके शासनकाल में बनवाया गया है, कैसे ये भिन्न है और कितना जो है निर्माण कराया था। तो कश्मीर का शालीमार बाग जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के दौरान बनाया गया। और उदाहरण के स्वरूप देखते हैं अकबर का मकबरा बनाया गया, एतमादुद्दौला का मकबरा भी यहाँ पर बनाया गया था। ये कुछ उसके प्रमुख उदाहरण है जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के। आइए शाहजहां कालीन, सबने नाम सुना, हालांकि सभी नाम सुने होंगे पर शाहजहां का नाम जब आ जाए तो फिर आप जो है ताजमहल से कैसे पीछे रह सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान देने का मतलब है कि जैसे रूबरू जिस शब्द से हम होते तो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं, तो वो मेरा कहने का तात्पर्य था कि शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। देखिएगा ज़रा किस किस तरह से बाबर के समय से विकास हुआ और उसका स्वर्णकाल अगर कहा जाए तो अकबर के समय में आप देखेंगे काफ़ी भव्य जो है वास्तुकला का इसमें निर्माण होना शुरू हुआ था। फिर कहते हैं कि शाहजहां के काल पर काफ़ी चरमोत्कर्ष स्थिति पर यहाँ की स्थापत्य कला पहुँच चुकी थी, जिसमें इमारतों में संगमरमर के पत्थरों के अलंकरण हेतु रंगीन पत्थरों से जड़ावट का कार्य यानी कि पित्रा दुरा तकनीक का, मैंने बताया था अभी आपको पच्चीकारी तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया था। पच्चीकारी तकनीक का मैंने बताया था कल भी आपको। इस तरह से अरेबिक कुछ डिजाइन का यहाँ पर देखेंगे, पत्तियों का निर्माण करना, फूलों का निर्माण करना, इस तरह की चीज़ों को जो है दीवारों पे इस तरह से बनाया जाता था। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती सी जो खूबसूरत नक्काशी की जाती थी। ठीक है, इसको अधिक निपुणता और बारीक नक्काशी के साथ प्रस्तुत किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे जालियों में ज्यामितीय आकारों को तराशने पर यहाँ पर फूल और पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, उनके आकारों को तराश कर अलंकरण किया जाना चाहिए था। यहाँ पर ज्यामितीय पद्धति का प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता था, ये भी हम आगे और समझेंगे। इस काल के दौरान मेहराबों की चाप आप देखेंगे कुछ इस तरह से, जो इनके यहाँ पर मेहराब हुआ करते थे इसमें देख सकते हैं। जैसे इनके जो मेहराब हुआ करते थे ना ये, तो इनकी जो चाप आप कह रहे हैं ना, ये वाली जो चाप का हिस्सा है, तो बोल रहे हैं ये पर्णिल जो अधिक पर्णिल या
फोलिएटेड होते थे, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये थोड़े से पत्तीदार हुआ करते, लीव्स के अकॉर्डिंग देखेंगे काफ़ी पत्तीदार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। और शाहजहाँकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत गुंबद ने अधिक फारसी रूप ले लिया। कैसे फारसी रूप ले लिया? देखेंगे कि गुंबद दोहरा और बाहर से काफ़ी फूला हुआ आप देखेंगे हुआ करता था, लेकिन पतला गर्दन वाला यहाँ पर आपको गुंबद देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर गुंबद देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि शाहजहां ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला से प्रेरित होकर भवन निर्माण बनाना शुरू किया। इसमें आप देखेंगे बंगाली शैली की भी विशेषताओं को भी आत्मसात किया। लास्ट लेक्चर देखा होगा तो बंगाली शैली आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, और जो समझ पा रहे हैं वो ज़रा कमेंट बॉक्स में बता दें कि बंगाली शैली किसके शासनकाल की बात की जा रही है, कौन से प्रांतीय शैली की बात की जा रही है और इसकी क्या विशेषताएं हैं जिसमें इसको यहाँ पर विशेषताएं देखने को मिली है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखेंगे बंगाली शैली में, चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा, बंगाली शैली के मुड़े हुए कंगूरों और उनके छाजन छत की विशेषताओं को मुगल कालीन स्थापत्य कला में जोड़ा गया, उनकी विशेषताओं को अपनाया गया है। उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं जैसे इनका ताजमहल हो गया और लाल किला आप देख चुके हैं यहाँ पर पिक्चर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाल किला आया है तो उससे संबंधित यहाँ पर एक फैक्ट क्या मतलब छोटी सी चीज़ है जो हमें जान लेंगे तो बेहतर होगा। देखिए यहाँ पर आप लाल किला में देखेंगे एक दीवाने खास पाया जाता है जो कि एक अतिथि कक्ष है, ऐसा बोला जाता है। दीवाने जो खास है वो एक अतिथि कक्ष है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सजावटी एक स्तंभ कक्ष इसको बेसिकली बनाया गया है जिसमें समतल जो आपको मिलेगी छत मिलेगी और मेहराब पर ये टिकी हुई है। अब इसके स्तंभों में आप देखेंगे पित्रादुरा की जो तकनीक है उसका प्रयोग किया गया, यानी कि आपको मैंने बताया था वहाँ पर इसी तरह से अलंकरण किया जाता है, पत्तियों का फूलों को इस तरह से ज्यामितीय पद्धति के आधार पर बनाया जाता है। इनकी इमारतों की दीवारें ऐसा कहा जाता है इस पत्थर से बनी, जो मैं पत्थर आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जैसे मार्बल से जालियों को यहाँ पर शामिल किया गया, तो इन पत्थरों से बनी जो इमारत है ऐसा बोलते हैं जो दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यानी कि दीवाने खास में ही है, ऐसा माना जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर ताजमहल को देख लेते हैं। यहाँ पर ताजमहल की पिक्चर है, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर घूमने का मन कर रहा है तो ज़रा इसी में थोड़ा सा हम भ्रमण करके आते हैं इस पिक्चर के थ्रू। आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका निर्माण देखेंगे शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो यानी कि मुमताज महल के नाम से जिनको हम जानते हैं उनकी याद में आगरा के यमुना नदी के किनारे आप देखते हैं उनके तट पर इसको बनवाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिज़ाइन की यदि बात की जाए तो अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया था। इसका निर्माण कार्य कब किया गया था? ईसा खां के निर्देश में पूरा हुआ था। किसने इसका डिज़ाइन बनाया था? अहमद लाहौरी ने इसका जो है वो डिज़ाइन बनाया था। चलिए अब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ताजमहल तो कई बार घूमा होगा और नहीं घुमाया तो एक आध बार तो आप गए होंगे बेसिकली यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। जैसे यहाँ पर ये ऊपर से शुरू करें तो ये इसका क्या है, इसको कलश बोलते हैं या स्तूपिका के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ये डिज़ाइन आपने कभी गौर किया, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनी हुई है, कुछ इस तरह से, तो ऐसा कहते हैं कि कमल का उल्टा ये रूप है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोटस डेकोरेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये जो इसका हिस्सा है ये क्या है, डॉम है। इसको ऑनियन डॉम के रूप में इस तरह से दिखाया गया है कि उल्टे आप देखेंगे उसके समान है ये, ठीक है। देखिए ऑनियन डोम के रूप में इसको देखा जाता है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भारतीय शैली के जो वास्तुकला के साक्ष्य हैं वो देखते हैं कि ये गुलदस्ते का जैसा यहाँ पर स्वरूप दिया गया है। ये मानते हैं कि ये इंडो जो स्थापत्य कला है उसका जो एक स्वरूप है, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, गुलदस्ता, ठीक है। यहाँ पर गुलदस्ता के रूप में इसको बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। बाकी इसमें और हम देखें इसका आर्क क्या है, तो इसका आर्क आप देखेंगे ये इसका अंदर का जो ये हिस्सा बना हुआ है ये इसका आर्क है, ये जो है वो इसका आर्क है, ठीक है। ये तो इसका मेहराब हो गया, ये वाला हिस्सा, और इसका ये क्या बोलते हैं, देहरी चौखट जिसको हम देहरी बोलते हैं, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है इसको क्या हम बोलते हैं वो हम समझ लेते हैं। इसको स्पेंड्रल स्पेस बोलते हैं, ठीक है, स्पेंड्रल स्पेस है। और ये जो यहाँ पर आप आकृतियाँ ऐसे देख रहे हैं ना, ये फूल की ऐसे बनाई गई है, ये ज्यामितीय पद्धति का उपयोग करके यहाँ पर जो आप देखेंगे पन्ना जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई बार आपने ये शब्द सुना हुआ है कि उस पद्धति का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस तरह से अलंकरण किया जाता है, फूल पत्ती बनाई जाती है, तो उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर उसके जो कुरान की जो प्रमुख कह सकते हैं, जो कुरान की पवित्र आयतें हैं, जो कैलीग्राफी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शायद पिक्चर में इतना अच्छे से आपको समझ ना आ रहा हो, आप चाहे तो इंटरनेट पर इसको जूम इन करके देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये कैलीग्राफी आपको यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है, कैलीग्राफी आपको यहाँ पर देखने को मिली है जिसमें
जिसमें आप देखते हैं कि आयत की जो कुरान की जो आयतें पवित्र पंक्तियां हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। और मैं बात करूँ इसमें, जैसे ये डाडो इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, डाडो इसको बोला गया है, बेसिकली इसको डाडो बोला गया है। इसको समझिए ये क्या होता है। जैसे इसमें देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको देखेंगे जो चित्रकारी यहाँ पर या कह सकते हैं थोड़ी सी नक्काशियों को तराशा गया है इस एरिया में। बाकी देखेंगे इस्लामिक धर्म में आपने देखा है, इसमें बताया गया है कि जो जालीदार यहाँ पर चीज़ों का, दरवाज़ों का, इस तरह से जालियों का बहुत एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से छज्जे देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ये एक कहीं ना कहीं भारतीय वास्तुकला की जो एक उदाहरणों में स्वरूप है। मीनारों की बात की जाती है तो इस्लामिक आप स्थापत्य कला में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 4 मीनारों से घिरे होते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बाकी इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ रह गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहराब और ये बता दिया मैंने, मेहराब और चौखट के बीच का जो स्पेस होता है उसे स्पेंड्रल स्पेस कहते हैं। बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं इसमें, मतलब एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत अगर अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए भी रखना हो तो आप उसको समझ सकते हैं। आइए अगला क्या है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इसका निर्माण जो है वो वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। किसका निर्माण, ताजमहल का। मकबरे के भीतर भाग का निर्माण हुमायूं के मकबरे के समान अष्टकोणीय कक्ष के रूप में किया गया है। ठीक है, पित्रादुरा शैली में सजावट एवं जालीकारी का काम भी यहाँ पर किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में बताया गया आगे चीज़ें कैसे बनी हैं। फिर देखते हैं इस इमारत में मध्य एशिया, ईरान और भारतीय वास्तुकला का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है। आइए वो सब चीज़ें ताजमहल हो गई। ठीक है, ताजमहल के बारे में चीज़ें जान ली हमने, लाल किला के बारे में चीज़ें जान ली। अब यहाँ पर औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला, जिस प्रकार से बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने और हम शाहजहाँ कह सकते हैं, उन सब ने जो एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया मुगल कालीन स्थापत्य कला को बनाने का, उसको विकसित करने का, वहीं औरंगजेब का भी एक अपना अपना रोल है। लेकिन इनका किस प्रकार का रोल है, कैसे यहाँ पर धीरे धीरे आपको इस स्थापत्य कला का पतन देखने को मिलता है, वो उसको हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों बोला मैंने, धीरे धीरे इनका पतन देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रारंभ की यदि बात की जाए तो वहाँ के शासकों के दौरान ये जो स्थापत्य कला थी मुगल कालीन काफ़ी चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन इसके अंतिम शासकों के दौर में आप देखेंगे धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया और औरंगजेब ने अपने पूर्व के शासकों से जो है वो सुलह से संबंधित सभी नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। उनके चित्रकारी, उनकी मूर्ति कला, उनके जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे उसमें काफ़ी आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए इनका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया और कहा जाता है कि औरंगजेब को या जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया, कला हो गया, इसमें थोड़ी कम रुचि थी, जिसके कारण आप उनकी यहाँ पर जो चित्रकारी, आप जो स्थापत्य कला देख रहे हैं उसमें भी उस चीज़ की झलक दिखाई देती है। और कह सकते हैं कि सांसारिक इच्छाएं जो थी उनके अंदर वो थोड़ी सी मर सी गई थी और इस प्रकार से उनके जो चित्र, जो उन्होंने चीज़ों को बनाया, जिनका निर्माण किया, कुछ कॉपी करने की भी कोशिश की। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ताजमहल की कॉपी आप इस तरह से, तो वो उस तरह से आकर्षित और जो कह सकते हैं मन मोहने वाली नहीं थी, कुछ जो सिंपल और नीरस देखने को मिलती हैं। देखिए शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के बाद औरंगजेब के शासन में भवन निर्माण कला का पतन शुरू हो गया। साथ ही साथ इस दौरान निर्मित होने वाले भवनों के स्तर में भी काफी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित जो इमारतें थी उसमें निम्न स्तर का अलंकरण, भाई वो आर्थिक रूप से धीरे धीरे वो समृद्ध ही नहीं थे, धीरे धीरे उनका पतन होना शुरू हो गया। उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया जो भी उनके पूर्वजों ने किया या जो भी उनसे पहले जो शासक थे उन्होंने वहाँ पर जिन चीज़ों का निर्माण किया, उनका संरक्षण उस प्रकार से नहीं देखा गया उनके द्वारा, ना ही उन्होंने अपनी संस्कृति को उतना कैपेबल और इतना आगे कंटिन्यू जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर वास्तुकला में को देखने को चीजें मिलती हैं। और देखेंगे जिसमें संतुलन और सामंजस्य का अभाव देखा गया है। इस अवधि में बने मुख्य स्मारकों की बात की जाए तो जैसे राबिया उद दौरी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है और मोती मस्जिद जो कि लाल किला इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। उसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है, प्रांतीय स्थापत्य कला की बात करते हैं। जैसे कल हमने सल्तनत कालीन में प्रांतीय स्थापत्य कला की बात की थी, वैसे आज हम यहाँ पर मुगल कालीन स्थापत्य कला में अब शासकों के इतर हम आए तो प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर स्थापत्य कला कैसी थी। जैसे राजपूत शैली, ये मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप देख रहे हैं ये जयपुर का जो है हवा महल है,
ठीक है। इसमें आप देखेंगे राजपूत शैली के महलों में वास्तुकला की कुछ विशेषताएं से मुगल शैली से भी प्रभावित थी। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या क्या ऐसा था? उत्कीर्ण आलों पर टिके छज्जे, स्तंभों और गुंबद वाली छतरियां, धसे हुए मेहराबों से आच्छादित मार्ग, बेल जूटों से सजे मेहराब, जालीदार चिलमन, बंगाली शैली की वक्र छतें तथा आयताकार आधार से उठते समतल गुंबद। इस तरह की कुछ इस्लामिक, यहाँ पर गुंबद वगैरह की बात कही, जालियों की बात की गई है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर उस तरह से इसका निर्माण कराया गया। ऐसा लगता है थोड़ा इस्लामिक आप देखेंगे स्थापत्य की झलक जो है यहाँ पर मुगल शैली को जो है वो प्रभावित करती है। यहाँ पर आइए देखिए, इसमें कहते हैं हिंदू और इस्लामी परंपराओं का मिश्रण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें जयपुर का हवा महल एक रोचक उदाहरण है। जिस तरह से उन्होंने गुंबद बनवाए, यहाँ पर कलश देखते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर कई सारी जालियां देखते हैं यहाँ पर, तो ये किसका इस्लामिक देखेंगे, इस्लामिक जो मुगल कालीन स्थापत्य कला उसके प्रमुख उदाहरणों में से आपको कुछ तत्व यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सब आपने देखा हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं, आज हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। और इसी के साथ आज सारी वीडियो को हमने यहाँ पर जो है उसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला को पढ़ लिया है और कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और आप सभी से मैं आशा करती हूँ कि अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है आपने ईमानदारी से उस सब को लिखा हुआ है। और स्पेसिफिकली आज के टॉपिक की बात करूँ तो कल के टॉपिक के साथ कंबाइंड एक अलग टॉपिक बना के लिखेंगे तो एक अच्छे से उसका चीज़ों का रिवाइज कर पाएंगे। चलिए अपना ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, अपना सहयोग दीजिए लाइक्स के थ्रू, कुछ कमेंट्स के थ्रू, कमेंट्स में कुछ सुझाव के थ्रू अगर मैं बात करूं, और इसी तरह से निरंतर बने रहें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।